अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, हेलो एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नए धमाकेदार और जबरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। अगर आप 11th नीट के स्टूडेंट हैं तो बेटा आपको पता होगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। नॉट ओनली फॉर 11th एंड नीट कैंडिडेट्स, अगर आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं तो बेटा आपको पता होगा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इस वाले चैप्टर यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी जबरदस्त टॉपिक यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक नए अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेटा आपको पता होगा कि दुनिया में दो किस्म के ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। दुनिया में बाबा दो किस्म के ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। कुछ होते हैं मेरी जान यूनिसेल्युलर, आराम से समझने की बाबा कोशिश करना। दुनिया में दो किस्म के ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। कुछ मेरी जान यूनिसेल्युलर कहलाते हैं और कुछ बाबा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स कहलाते हैं। अब आपको पता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स वो होते हैं जो एक ही सेल के बने होंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स आर दोज व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स बाबा वो होते हैं जो बहुत सारी सेल्स के बने होंगे। अब सर इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? अब जरा गौर से सुनना बाबा। ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है ये एक ही सेल का बना होता है। इधर आपके सामने बोर्ड पे बाबा बनाया मैंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब अगर आप गौर से बाबा देखेंगे तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना होगा, यानी इसके एक्सट्रीमिटी पे आपको देखने को मिलेगा बाबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, क्या मैं ये बोलूं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स चारों तरफ से एक्सपोज होते हैं टू द एनवायरनमेंट? I mean to say unicellular organisms are directly exposed to the environment from all the surfaces. इसीलिए जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ना मेरी जान, ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन भी हासिल कर लेते हैं। नॉट ओनली ऑक्सीजन बल्कि ये एनवायरनमेंट से डायरेक्टली बाबा ग़िज़ा भी हासिल कर देते हैं। ये जो कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा न्यूट्रिशन इन एमोबा, हालांकि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन एमोबा में आप पढ़ते हैं कि एमोबा कैसे ग़िज़ा हासिल करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। जहां पे जो ग़िज़ा होता है, जो फूड मॉलिक्यूल होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बैठ जाता है और उसके बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये मेरी जान इन्वेजिनेट हो जाता है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर से फिर से कवर हो जाता है और ये ग़िज़ा सीधे चला जाता है सेल के अंदर। इसका मतलब है ना कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं दे आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल द सरफेसेस। इसीलिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स एनवायरनमेंट से डायरेक्टली बाबा ग़िज़ा भी हासिल कर देते हैं और ग़िज़ा के साथ साथ मेरी जान ऑक्सीजन भी हासिल करते हैं। लेकिन जब बात बाबा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स की आ जाती है तो जरा गौर से बाबा देखना कि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं इनके डीपर पार्ट्स में जो सेल्स होती है, समझाने के लिए बाबा आपको बताता चलूं कि जो मेरे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि लिवर है, जैसे कि स्टमक है, जैसे कि किडनीज है, क्या आपको लग रहा है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स में जो डीपर बॉडी पार्ट्स में सेल्स पाई जाती है क्या वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है? नहीं बाबा, वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में। इसका मतलब है ना कि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनके डीपर बॉडी पार्ट्स में जो सेल्स पाई जाती है दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल द सरफेसेस। इसीलिए जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स के डीपर लेयर्स में सेल्स होती है ना ही ये एनवायरनमेंट से डायरेक्टली ऑक्सीजन को हासिल करती है और ना ही ये एनवायरनमेंट से डायरेक्टली ग़िज़ा को हासिल कर सकती है। लेकिन सर यहां तो पंगा हो गया कि हर एक सेल को तो ऑक्सीजन भी चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, हर एक सेल को ग़िज़ा भी चाहिए बाबा एनर्जी बनाने के लिए। आपको पता है ना कि हर एक सेल तक ग़िज़ा पहुंचता है, ग्लूकोज पहुंचता है, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है, फिर हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। रेस्पिरेशन में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब है जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं इनके डीपर लेयर्स में जो सेल्स होती है दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड
टू द एनवायरमेंट, इसीलिए ना ही ये एनवायरमेंट से डायरेक्टली ऑक्सीजन को हासिल कर सकती है और ना ही ये एनवायरमेंट से डायरेक्टली ग़िज़ा को हासिल कर सकती है। लेकिन ग़िज़ा इनको चाहिए, डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन इनको चाहिए, डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ना, हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हर एक सेल को ऑक्सीजन दे सके। हमारे बॉडी में ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हर एक सेल को मेरी जान ग़िज़ा दे सके। ऐसे सिस्टम को मेरी जान कहा जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी का जो हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, जो हर एक सेल को ग़िज़ा प्रोवाइड कर देता है। देखो, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होगा तो आपके बॉडी में एक जबरदस्त किस्म का सिस्टम है जिसे आप बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हो। अगर आपके बॉडी में ग़िज़ा को ब्रेक करना होगा तो आपके बॉडी में मेरी जान डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी तरह आपके बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है बेटा, नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसी तरह आपके बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो तमाम टारगेट सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, जो टारगेट सेल्स तक ग़िज़ा को पहुंचा देता है। नॉट ओनली वहां तक पहुंचा देता है बल्कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल देता है। ऐसा सिस्टम जो तमाम बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन और ग़िज़ा को पहुंचाए, ऐसे सिस्टम का ही नाम है मेरी जान कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो अगर मैं आपके बोर्ड पे डेफिनेशन को बाबा लिखूं तो रिमेंबर मेरी जान, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है इसको हम कुछ अलग अंदाज में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो रिमेंबर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज द ट्रांसपोर्ट, cardiovascular system is the baba transport system. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का मेरी जान जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वही कहलाता है बाबा क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। काम क्या है इसका, विच कैरी, जो बाबा कैरी करेगा, क्या कैरी करेगा मेरी जान, रिमेंबर ऑक्सीजन को कैरी करेगा। नॉट ओनली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ साथ मेरी जान ये ग़िज़ा को भी कैरी करेगा और ये साथ साथ मेरी जान हार्मोन्स को भी कैरी करेगा। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा मैकेनिज्म में। उसके बाद मेरी जान ये हार्मोन्स के साथ वेस्ट मटेरियल को भी बाबा बॉडी से बाहर फेंकने में मदद करता है। तो चलो बाबा, डेफिनेशन आपके बोर्ड के सामने कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन, ग़िज़ा, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज या वेस्ट मटेरियल्स को कैरी करने में मदद करता है। लोअर क्लासेस में आपने बाबा पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो पढ़ा होगा आपने, वहां पे प्लांट्स में तीन चीजें मदद करती है, जाइलम, फ्लोएम एंड ट्रैकिड्स, जिनको आप वैस्कुलर बंडल्स के नाम से जानते हो। लेकिन एनिमल्स में मेरी जान, खासकर इंसानों में जाइलम, फ्लोएम और ट्रैकिड्स नहीं पाए जाते, वैस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते। तो फिर सर क्या पाया जाता, इसके बदले मेरे रब ने आपके बॉडी में कुछ अनोखा सिस्टम रखा है एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब सर हमें सवाल यह है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती है। तो रिमेंबर, तीन चीजें बाबा मदद करेंगी आपके ग़िज़ा को कैरी करने में फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर मैं बेटा आपको समझाने के लिए बता दूं, जब हम बचपन में कोई खिलौना बनाते थे, फिर उसको बाबा पानी में डाला जाता था ताकि ये पानी की वजह से आगे बढ़ सके। इसका मतलब कोई मीडियम होना चाहिए जो इस ग़िज़ा को आगे ले जा सके, और आगे इसको खाली लिक्विड मीडियम ले जा सकता है। एंड हमारे बॉडी में भी एक लिक्विड मीडियम है जो ग़िज़ा को बाबा आगे कैरी करता है। एंड रिमेंबर दैट लिक्विड मीडियम इज मेरी जान कॉल्ड एज ब्लड। याद रखना बाबा, पहली चीज जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आती है वो है बाबा ब्लड, यानी ग़िज़ा को कैरी करने में अगर कोई चीज मदद करेगी वो लिक्विड मीडियम होगा, और उस लिक्विड मीडियम का नाम हमने रखा ब्लड। और दूसरी चीज याद रखिएगा बाबा, ये ब्लड चलेगा कहां से, इसको तो चलने के लिए कुछ पाइप्स चाहिए ना, इसको चलने के लिए कुछ ट्यूब्स चाहिए ना, इसको चलने के लिए कुछ चैनल्स चाहिए ना। हाँ, है ना हमारे बॉडी में कुछ चैनल्स, एंड वी कॉल दोस पाइप्स, वी कॉल दोस चैनल्स एज ब्लड वेसल्स। तो याद रख लेना, आज के
आज से लेकर कयामत के दिन तक बाबा याद रख लेना, तीन चीजें ग़िज़ा को कैरी करने में मदद करती है। नंबर 1, लिक्विड मीडियम होना चाहिए। ग़िज़ा कैसे चलेगा आगे, इसके लिए कोई लिक्विड चीज होनी चाहिए जिससे ग़िज़ा आगे चल सके, और हमने उस लिक्विड मीडियम का नाम रखा ब्लड। उसके बाद हमने कहा कि जो ब्लड है ये आगे बढ़ेगा कैसे, तो रिमेंबर मेरी जान, उन पाइप्स को जहां से ये ग़िज़ा आगे बढ़ेगा, उन ग़िज़ा नहीं, जहां से ये ब्लड आगे बढ़ेगा उन पाइप्स को मेरी जान हमने कहा ब्लड वेसल्स। उसके बाद मेरी जान मुझे बताओ हमारे पास पाइप्स भी है, हमारे पास ब्लड भी है, अब क्या पाइप्स में ब्लड डालने से ब्लड आगे बढ़ेगा? नहीं सर, इसको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। एक कौशिक पर समझा इस बागा सुना आब लागन, हमें तीन चीजें चाहिए। गोड गस एस आब आसन, बी गसन एस पाइप आसन। आब आसन तो पाइप आसन सचन सोरी हल पद गसन के, यानी सोरी हल चुन खत्म गसन के। उसके बाद हमें मोटर भी होना चाहिए। इसी तरह इसकी तो बागा सुना आब लागन, उसी तरह हमारे बॉडी में क्या है? ब्लड। और इसकी तो एक पाइप जो आसन, उसी तरह हमारे बॉडी में क्या है? ब्लड वेसल्स। और इसकी तो मोटर जो लागन, इसी तरह हमारे बॉडी में बाबा एक पार्ट होता है जो इस ब्लड को पंप करता है, एंड दैट पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज हार्ट। तो रिमेंबर मेरी जान, तीन चीजें हमें जरूरत होती है ग़िज़ा को कैरी करने में, ऑक्सीजन को कैरी करने में, हार्मोन्स को कैरी करने में। नंबर 1 बाबा आपका लिक्विड मीडियम कॉल्ड ब्लड, नंबर 2 मेरी जान ब्लड वेसल्स, और नंबर 3 बाबा आपका हार्ट। इतकिन तुई बागस सुना आब लागन, त्रे चीज गसन आसिन, आब गस आसन, नंबर 2 पाइप गसन आसे, नंबर 3 मोटर गस आसन। यकीन आप जो आसन, वैसे ही हमारे बॉडी में ब्लड है, जिस तरह पाइप्स होनी चाहिए उसी तरह हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स है, और जिस तरह वहां पे मोटर काम करता है उसी तरह हमारे बॉडी में ह्यूमन हार्ट काम करता है। तो तीन चीजें आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आती है, ब्लड वेसल्स एंड ह्यूमन हार्ट। रिमेंबर, जब भी हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी अबाउट द ब्लड, स्टडी से मुराद ऑब्जर्वेशन, स्टडी से मुराद एक्सपेरिमेंट। जब भी हम ब्लड के बारे में ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, स्टडी अबाउट द ब्लड इज बाबा कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। रिमेंबर, अगर हम ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे और इसे क्या कहा जाता है मेरी जान? हेमेटोलॉजी। स्टडी से मुराद खाली पढ़ना नहीं है। आप घर जाओगे, आप ब्लड के बारे में पढ़ोगे और बोलोगे मैं बन गया हेमेटोलॉजिस्ट। नहीं मेरी जान, स्टडी से मुराद ऑब्जर्वेशन है, स्टडी से मुराद एक्सपेरिमेंट है। जब भी आप ब्लड के बारे में स्टडी करते हो, डिटेल्ड स्टडी करते हो, इसे मेरी जान हेमेटोलॉजी कहते हैं। और जो इसके बारे में ऑब्जर्वेशनल स्टडी करेगा उसे बाबा हेमेटोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। बोलिए ना बाबा, किस नाम से जाना जाता है? उसे मेरी जान हेमेटोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है, हेमेटोलॉजिस्ट। और आपको पता है सबसे ज्यादा किसने काम किया है? हु इज द फादर ऑफ हेमेटोलॉजी? तो रिमेंबर, नाम याद रखेंगे आप, बाबा विलियम हैवसन। विलियम बाबा हैवसन। उसके बाद मैं कहूं, अगर हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया क्या होता है, ट्यूनिका इंटरना क्या होता है, शाबाश, आर्टरीज कितने किस्म की होती है, मस्कुलरिस आर्टरी क्या होती है, इलास्टिक आर्टरी क्या होती है, वीन्स के बारे में पढ़ेंगे बाबा। सुपरफिशियल वीन्स किनको कहा जाता है, डीप वीन्स किनको कहा जाता है, परफोरेटर वीन्स किनको कहा जाता है, कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस कैपिलरीज क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज क्या होती है, और मेरी जान इसी तरह हम पढ़ेंगे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज क्या होती है। ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी करना, इसको मेरी जान एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि स्टडी अबाउट द ब्लड इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी एंड द स्टडी अबाउट द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। द फादर ऑफ हेमेटोलॉजी इज विलियम हैवसन, बट रिमेंबर the father of angiology and the blood circulation is बाबा विलियम हार्वे। मशहूर क्वेश्चन है, who is the father of blood circulation? रिमेंबर, आप याद रखेंगे विलियम हार्वे ही है जिसने बाबा ब्लड वेसल्स के बारे में इंतहाई खतरनाक इंफॉर्मेशन दी थी। उसके बाद जब हम मेरी जान ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, चाहे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ो, चाहे एनाटॉमी ऑफ द हार्ट पढ़ो, चाहे आप फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट पढ़ो, हार्ट के बारे में पढ़ने को मेरी जान कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और जो इसके बारे में स्टडी करेगा उसे कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। और आपको मालूम है हु इज द फादर ऑफ कार्डियोलॉजी? तो नाम बाबा याद रखेंगे, थॉमस लेविस।
अगर मैं इस चैप्टर को, अगर मैं इस इंट्रोडक्शन को अभी तक समराइज करूं तो मैं कहूंगा दुनिया में दो किस्म के ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं और कुछ बाबा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वो होते हैं जो एक ही सेल के बने होंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वो होते हैं जो बाबा बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं दे आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल द सरफेसेस। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं ना ये एनवायरनमेंट से डायरेक्टली ऑक्सीजन हासिल करते हैं या ये एनवायरनमेंट से डायरेक्टली ग़िज़ा हासिल करते हैं जैसे कि अमूबा करेगा। उसी तरह मेरी जान जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं इनके जो डीपर ऑर्गन्स में सेल्स होती है ना दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट। इसीलिए ये एनवायरनमेंट से ना ही ग़िज़ा को हासिल करेंगी और ना ही मेरी जान ये ऑक्सीजन हासिल करेंगी। लेकिन ग़िज़ा चाहिए तो हर सेल को, ऑक्सीजन चाहिए तो हर सेल को। इसीलिए हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, हर सेल तक ग़िज़ा पहुंचाने के लिए मेरे अल्लाह ने आपके बॉडी में एक जबरदस्त किस्म का सिस्टम रखा है एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और तीन चीजें मदद करेंगी इस ग़िज़ा को, इस ऑक्सीजन को कैरी करने में। नंबर 1 लिक्विड मीडियम कॉल्ड एज ब्लड, नंबर 2 पाइप्स एंड चैनल्स कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स एंड नंबर 3 द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज ह्यूमन हार्ट। और उसके बाद हमने कहा कि जब हम ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे इसे हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं और फादर ऑफ हेमेटोलॉजी विलियम हेवसन है। इसके बाद हमने कहा कि अगर हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे इसे बाबा एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और हु इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी? तो रिमेंबर विलियम हार्वे। इसके बाद हमने कहा कि जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो इसे कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है एंड द फादर ऑफ कार्डियोलॉजी इज बाबा शाबाश थॉमस लिट। तो चलो शुरू करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में तीनों चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं, हेमेटोलॉजी, एंजियोलॉजी एंड मेरी जान कार्डियोलॉजी। तीनों सिस्टम्स को, तीनों ब्रांच को मेरी जान अलग अलग करके बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हेमेटोलॉजी से। अब हम शुरू करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पहला हिस्सा हेमेटोलॉजी। हालांकि हेमेटोलॉजी को अलग पढ़ा जाता है लेकिन मैंने सोचा कि हेमेटोलॉजी को मैं यहीं पे इसी में इंक्लूड कर दूं। तो चलो बाबा ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम बात करेंगे ब्लड तो पहला ही पॉइंट आप अपनी नोटबुक पे छापेंगे कि जब भी हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे स्टडी अबाउट द ब्लड, जो अभी अभी पॉइंट हमने डिस्कस किया वो बाबा याद रखेंगे आप। Study about the blood is called as, बोलिए ना, study about blood। पहला ही पॉइंट बाबा याद रखिए, study about blood is called as hematology। अभी तो बोला हमने study about blood is called as hematology। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने इसी में छेड़ा था और बोला था कि हेमेटोलॉजी का फादर कौन है? फादर ऑफ हेमेटोलॉजी, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी कौन है बाबा? बोला था ना, शाबाश। फादर ऑफ हेमेटोलॉजी इज विलियम हेवसन। नाम याद रखना बाबा, जरूरत आएगा, विलियम हेवसन। इसके बाद चलो बाबा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो ब्लड है ना, रिमेंबर ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, याद रख लेना मेरी जान, इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिखने के बजाय अगर मैं बाबा पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करूं तो आप मेरी तरफ ध्यान देना कि जो ब्लड है ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अब यहां ऑथर को क्या जरूरत पड़ी इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू लिखने की? आप याद रखिएगा बाबा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्यों ऑथर को जरूरत पड़ी, क्यों बाबा ऑथर मजबूर हो गया ये लाइन लिखने पे कि इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। हम सबको तो पता था कि ब्लड लिक्विड है लेकिन इस पॉइंट को दोहराया गया, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या वजह है? अब जरा गौर से सुनना। जब हम किसी लिक्विड को लिक्विड से मिलाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बाबा लिक्विड ही होता है। जब हम सॉलिड को सॉलिड से मिलाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाबा सॉलिड ही होता है। अब जरा गौर से सुनना, जब हम सेल्स को अगर हम सेल की बात करेंगे तो सेल्स आर सॉलिड इन नेचर। तो जब सेल्स आपस में मिलती है तो टिश्यू बनाती है, टिश्यूज आपस में मिलते हैं ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आपस में मिलते हैं मेरी जान ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ऑर्गेनिज्म आपके सामने खड़ा है, सॉलिड फॉर्म में खड़ा है।
अगर ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में खड़ा है तो मेरे हर एक सिस्टम, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, हर एक सिस्टम बाबा क्या होगा? सॉलिड होगा। अगर पूरा ऑर्गेनिज्म सॉलिड है तो जिस चीज से मैं बना हूं वो भी क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। इसका मतलब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सॉलिड है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी अगर सॉलिड है, हर एक सिस्टम सॉलिड है, इसका मतलब सिस्टम कहां से बनते हैं? ऑर्गन से। तो ऑर्गन भी क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। और ऑर्गन कहां से बनते हैं? टिश्यू से। तो टिश्यू भी क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। तो एवरी टिश्यू मस्ट बी सॉलिड। लेकिन ब्लड में कुछ अलग ही पंगा है, ब्लड में कुछ अलग ही मसला है। ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो लिक्विड इन नेचर है। इसका नेचर जो है बाबा ये लिक्विड है। हालांकि हमारे पास जो बाकी टिश्यूज है ये सॉलिड है, सिवाय ब्लड और लिम्फ को छोड़ के। ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये एक ऐसा टिश्यू है जो किस नेचर का है बाबा? लिक्विड नेचर का। अब सर ये कैसे पॉसिबल है? जरा गौर से सुने। अगर हम देखेंगे ब्लड जो है ये बहुत सारे सेल्स का बना होता है। आरबीसीज का बना होता है, डब्ल्यूबीसीज का बना होता, प्लेटलेट्स का बना होता। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, इसीलिए मैं इसको क्या कहता हूं? टिश्यू। लेकिन जो कि ये सेल्स दे आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, और प्लाज्मा की वजह से ये पूरा टिश्यू किस फॉर्म का आता है? लिक्विड का आता है। इसीलिए मैं ब्लड को बोलता हूं इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे आप शक्कर ले लो, शक्कर बाबा सॉलिड है, और पानी ले लो, पानी बाबा क्या है? पानी मेरी जान लिक्विड है। जब हम शक्कर को किस में डालेंगे? पानी में डालेंगे, तो हम सारे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं मेरी जान? लिक्विड कहते हैं। अगर हम कभी कभार सैंड भी डालेंगे जो कि डिसॉल्व नहीं होती है पानी में, सैंड पानी में डालने के बावजूद भी आप पूरे सॉल्यूशन को मेरी जान लिक्विड के नाम से ही जानते हो। ब्लड सेल्स, चाहे फिर आरबीसी हो, प्लेटलेट हो, डब्ल्यूबीसी हो, दे आर सॉलिड। लेकिन जो कि इनकी प्रेजेंस, दे आर प्रेजेंट, दे आर सस्पेंडेड विद इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा की वजह से हम ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। तो 3 पॉइंट्स बाबा आपने याद रखे। पहला पॉइंट, स्टडी अबाउट द ब्लड इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। पॉइंट नंबर 2, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी इज विलियम हैवसन। एंड पॉइंट नंबर 3 आपने याद रखा कि जो ब्लड है इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका काम होता है विच कैरीज, याद रख लेना बाबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच कैरीज ऑक्सीजन, which carries बाबा फूड यानी न्यूट्रिएंट्स, नॉट ओनली न्यूट्रिएंट्स, which carry मेरी जान हार्मोन्स। आपने नाम सुना होगा, हार्मोन्स 2 प्रकार के होते, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। और आपको पता है कि एंडोक्राइन हार्मोन्स वो होते हैं which are secreted directly into the blood, they don't need any kind of ducts। इन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और इन हार्मोन्स को हम एंडोक्राइन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डालेंगे विदाउट द नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ डक्ट, दे आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। और जो हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट हुआ उसे हम एंडोक्राइन हार्मोन के नाम से जानेंगे। अब बताओ एंडोक्राइन हार्मोन क्या होता है? जो ब्लड में सिक्रीट हुआ, अब जिधर जिधर ब्लड जाएगा उधर उधर एंडोक्राइन हार्मोन जाएगा। क्या मैं कहूंगा ना फिर, क्या ब्लड का काम है हार्मोन्स को भी कैरी करना? जिधर से ब्लड जाएगा उधर उधर मेरी जान हार्मोन्स चले जाएंगे। तो इट कैरीज ऑक्सीजन, इट कैरीज फूड, इट कैरीज हार्मोन्स, इट आल्सो कैरीज मेरी जान वेस्ट मटेरियल, इट आल्सो कैरीज वेस्ट मटेरियल। ना ही मैं मेरी जान पीडीएफ बनाता हूं, पीपीटी वगैरह, ना ही मैं स्लाइडों का सेशन लाता हूं। मैं बाबा जुबानी आपके सामने लेकर आता हूं कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट को रेशनल के साथ आपके सामने बिखेर के रख देता हूं। ब्लड जो है ये मेरी जान, ब्लड के बारे में पहला पॉइंट हमने याद रखा कि स्टडी अबाउट द ब्लड इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। फादर ऑफ हेमेटोलॉजी इज विलियम हैवसन, एंड इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट कैरीज ऑक्सीजन, दैट कैरीज फूड, दैट कैरीज हार्मोन्स, एंड दैट कैरीज वेस्ट मटेरियल। इसके बाद अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे कि जो ब्लड की कंपोजिशन है, यानी ब्लड किस चीज का बना होता है, बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। इसका पीएच क्या होता है, वॉल्यूम वगैरह क्या होता है, बाद में बात करेंगे। फिलहाल कंपोजिशन पे नजर रखें। अगर हम ब्लड के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो ब्लड बेसिकली 2 चीजों का बना होता है। रिमेंबर, ब्लड कितने चीजों का बना होता है? 2 चीजों का बना होता है। नंबर 1 मेरी जान, ब्लड बना होता है लिक्विड मीडियम का। अभी मैंने बताया कि ब्लड में 2 चीजें होती है, एक लिक्विड होता है और मेरी जान दूसरा पोर्शन इसमें सॉलिड होता है।
जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन है इसे हम बाबा प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, और जो ब्लड का सॉलिड पोर्शन होता है उसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट के नाम से जानते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबा प्लाज्मा के बारे में। चलो मेरी जान, सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में अगर मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताता चलूं तो सुन लेना मेरी जान। प्लाज्मा जो है, प्लीज रिमेंबर, जो प्लाज्मा है मेरी जान, ये एक लिक्विड पोर्शन है ब्लड का। प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा इज लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा इज लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट, जो ब्लड का कितना हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करता है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55%। यानी अगर मैं मान के चलो कि अगर हमारे पास 100% ब्लड है, 100% ब्लड है, तो रिमेंबर मेरी जान, इस 100% ब्लड में से, रिमेंबर इस 100% ब्लड में से, इस 100% ब्लड में से, इस 100% ब्लड में से ये जो आपका 55% है, 55% जो आपके सामने है, ये वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा मेरी जान प्लाज्मा है। और उसके बाद जो बचा कुचा 45% ब्लड सेल्स कहलाती है, जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो रिमेंबर कि जो प्लाज्मा है इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। टोटल ब्लड में से आपका प्लाज्मा कितना होता है? शाबाश, ये होता है मेरी जान 55%। अगर हम प्लाज्मा की बात करेंगे तो रिमेंबर ये पेल येलो कलर का होता है। ये किस कलर का होता है बाबा? पेल येलो कलर्ड। ये पेल येलो कलर का होता है। और उसके बाद याद रखेंगे ये बना होता है, यानी प्लाज्मा में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसमें बाबा पाया जाता है 92% वाटर। अगर हम टाटोरा की मांग के चले तो 91.5% इसमें पानी होता है, और इसमें मेरी जान 7% प्रोटीन्स होते हैं। शाबाश, 92% क्या होते हैं बाबा? 92% इसमें पानी होता है। 92% इसमें क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है। 7% इसमें प्रोटीन्स होते हैं, और इन प्रोटीन्स को जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इन्हीं प्रोटीन्स को हम मेरी जान प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा, दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मा प्रोटीन्स। और याद रखेंगे आप, 3 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। नंबर 1 आपके सामने एल्बुमिन, नंबर 1 आपके सामने एल्बुमिन, नंबर 2 आपके सामने ग्लोबुलिन, एंड नंबर 3 बाबा आपके सामने मशहूर बाबा है ये प्रोटीन फाइब्रिनोजिन। 3 किस्म के प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजिन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजिन। रिमेंबर, एल्बुमिन जो है ये एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है, और इसका मेन काम है मेरी जान, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। जो कि आपने बेटा किडनीज में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ा होगा, और वहां पे आपको अपने उस्ताद ने बताया होगा कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है तब जाके मेरी जान ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि प्लाज्मा की वजह से होता है, जिसे हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। उसी वक्त आपको अपने टीचर ने यह भी बताया होगा, उसी वक्त आपने यह भी सुना होगा कि जो ग्लोमेरुलस में प्रोटीन्स होते हैं वो भी एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। यानी ब्लड में जो एल्बुमिन है वो भी पानी को बाहर निकलने नहीं देता, वो अपोज करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर। और मेरी जान यही एक प्रोटीन है जो ब्लड वेसल्स में ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने में मदद करता है। शॉर्ट में आप याद रखेंगे कि एल्बुमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है, जो ब्लड वेसल्स में पानी को लीक होने नहीं देता। जैसा कि आपने बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान पढ़ा होगा कि जो एल्बुमिन होता है इट अपोजेस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट,
It does not allow to blood leak out through the Bowman's capsular into the Bowman's capsular cavity. ये blood को Bowman's capsular cavity में जाने नहीं देता, ये glomerular filtration को अपोज कर देता है। कैसे? वो पढ़ेंगे बाबा excretory system में। तो याद रख लेना, जो प्लाज्मा है ये 60% प्रोटीन्स का बना होता है। पहला प्रोटीन एल्बुमिन, दूसरा प्रोटीन मेरी जान ग्लोबुलिन, और पता है आपको ग्लोबुलिन जो है ये मेरी जान डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, यानी ये आपकी बॉडी को इंफेक्शन से बचा देता है। कैसे? आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फाइब्रिनोजन के बारे में तो कहावत मशहूर है मेरी जान, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर देता है। ये किसमें मदद करेगा? क्लॉटिंग में मदद करेगा। तो हमारे पास जो प्लाज्मा है इसमें 92% वाटर है, इसमें 7% बाबा प्रोटीन्स है, 3 किस्म के प्रोटीन, हालांकि और भी प्रोटीन इसमें है लेकिन 3 इंपॉर्टेंट, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। इसके बाद याद रख लेना मेरी जान, इसमें 1% पाए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें 1% पाए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब सर ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमें समझाइए ना। तो चलो बाबा आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देता हूं, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आपको पापा पता है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है और आपने इसका नाम सुना होगा बाबा सोडियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है और 11 है एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपने एक और एलिमेंट का नाम सुना होगा क्लोरीन बाबा, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, यानी इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, यानी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, इनको तो आप एलिमेंट्स कहते हो, लेकिन मेरी जान अब ये जो सोडियम है, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को ऑक्टेट रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा? ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसके पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 ही तरीके हैं खुद को स्टेबल करने के, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करो या बाबा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करो। अब इसके लिए आसान है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को मेरी जान लूज करेगा, और जो ही ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इस पे चढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज, इंडिकेशन है जो खैरात करेगा उसके दर्जात बुलंद होंगे। और इसी तरह मेरी जान जो क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन से मुराद, अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर इसको स्टेबल होना है तो या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। बताओ बाबा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा? अब ये बाबा 1 इलेक्ट्रॉन को मेरी जान गेन करेगा, और जो ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो भी इंसान कर्ज लेता है उसके माथे पे दाग लग जाता है, वही दाग क्लोरीन पे लगेगा नेगेटिव चार्ज का। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और पॉजिटिव चार्ज हासिल किया, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और नेगेटिव चार्ज हासिल किया। अब आप इनको एलिमेंट्स के नाम से नहीं, क्योंकि इन पे चार्ज चढ़ा ना, अब इनको मेरी जान आप आयन्स के नाम से जानोगे। आयन्स आर एक्चुअली द चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनके पास चार्ज होगा उन्हें आयन्स कहा जाता है। अब 2 किस्म के चार्ज है, या तो पॉजिटिव होगा जैसे सोडियम के पास है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नाम पड़ेगा कैटायन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नाम पड़ेगा एनायन। आप जरा सर हम बता क्या रहे हो? अब मैं अपने पॉइंट पे पहुंचा। अब जब इनके पास चार्ज होगा तो इन्हें क्या बोलेंगे? आयन्स। बट रिमेंबर व्हेन दी चार्ज्ड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन सॉल्यूशन, व्हेन दी चार्ज्ड पार्टिकल्स आर, जब चार्ज्ड पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट होंगे मेरी जान? सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, तब इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को एनायंस या आयन्स के नाम से नहीं बल्कि इनको इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट आर सस्पेंडेड विद इन द सॉल्यूशन। अब जरा गौर से सुनिए, ये हमारे पास बाबा ब्लड है, प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारे पास ब्लड है और ब्लड में प्लाज्मा है और प्लाज्मा में पानी है। अगर इसी पानी में, अगर इसी प्लाज्मा में आपका सोडियम है, क्या मैं बोलूं कि ये सोडियम इट इज सस्पेंडेड विद इन द सॉल्यूशन? हां सर बोल सकता हूं। क्या मैं बोलूं कि क्लोरीन इज सस्पेंडेड विद इन द सॉल्यूशन? हां सर बोलूंगा। क्या मैं बोलूं कि मैग्नीशियम इज सस्पेंडेड विद इन द सॉल्यूशन? सर बोलूंगा। क्या मैं बोलूं कि कैल्शियम इज सस्पेंडेड विद इन द सॉल्यूशन? हां मैं बोलूंगा। तो रिमेंबर, जब ये चार्ज्ड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड विद इन द प्लाज्मा, आई विल कॉल देम इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड रिमेंबर 1% ऑफ द प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स कितने होते हैं हमारे प्लाज्मा में? 1%।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस नर्सिंग में, आप खुद भी जानते होंगे। बाबा आगे बढ़ेंगे तो हमने कहा पेल येलो कलर का होगा 92% या मैं कहूं 91.5% क्या होगा, पानी, और उसमें 7% प्रोटीन होंगे और 1% इलेक्ट्रोलाइट होगा। रिमेंबर 0.5% मेरी जान इसमें होंगे वेस्ट मटेरियल। आप बाबा काउंट कीजिए, वेस्ट मटेरियल इसमें होगा, यूरिया होगा बाबा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यहां देखिए 91.5% प्लस 0.5% इज 92%, 92% प्लस 7% दैट इज 99%, एंड 99% प्लस 1% इलेक्ट्रोलाइट इज 100%। तो आपके सामने प्लाज्मा 100% रखा मैंने। प्लाज्मा के तीनों प्रोटीन्स के बारे में हम अलग अलग वीडियो करके डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ एल्बुमिन एक्चुअली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, how globulin help us in defense, how globulin prevents us from infection, हमें globulin infection से कैसे बचाता है, कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, कैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, उसके बाद फाइब्रिनोजन कैसे क्लॉटिंग में मदद करता है। ये बहुत ही डिटेल टॉपिक्स है, इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमने प्लाज्मा खत्म किया, अब हम आएंगे अपने दूसरे पड़ाव यानी फॉर्मेट एलिमेंट्स पे, जहां कहानी शुरू होती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की।